viewers and welcome to the YouTube channel of Wings Ek Udan. so let's make it together. हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू विंग्स एक उड़ान। कंप्यूटर सीरीज के 7 लेक्चर्स कंप्लीट हो गए हैं, जिन लेक्चर्स में हमने बेसिक्स ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशंस, कन्वर्जेंस, कुछ टॉपिक्स कंप्लीट किए हैं। ठीक है, अब उन्हीं टॉपिक के बेस पर मैंने नेक्स्ट जो लेक्चर है वो एमसीक्यूज पे है, जिससे आपका उन टॉपिक्स पे आप रिवाइज भी करेंगे और खुद इवेल्युएट भी कर सकते हैं आपने कितना मेमोरी में रहा हुआ है, आपकी मेमोरी में कितना रिटेन किया है आपने और कितना आपको याद रहेगा। मैं जो भी क्वेश्चन करवाऊंगा उससे पहले आप वीडियो को पॉज करके पहले अपने एंड पे उसका आंसर कीजिएगा, उसके बाद प्ले करके वीडियो को देखिएगा, कंटिन्यू कीजिएगा। ठीक है, इस तरह से आपको खुद रिवीजन भी होगा और आपको ये भी पता लग जाएगा कि कितना आपने अच्छे से पढ़ा हुआ, कितनी मेमोरी में रहा हुआ। ठीक है, तो अब हम स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट लेक्चर से। लेक्चर नंबर 8 है ये हमारा एमसीक्यूज ऑन बेसिक्स एंड रिलेटेड टू इट्स अदर टॉपिक्स। ठीक है, फर्स्ट आ गया हमारा 1 मेगाबाइट इज इक्वल टू 1024 बाइट्स, 1024 किलोबाइट्स, 1024 गीगाबाइट्स या 1024 बिट्स। देखिए ये मैंने आपको पढ़ाया नहीं है, ये इसका वेटेज इक्वल टू, ये मैं थोड़ा आपको इसका बारे में बता देता हूं कि कौन सी वैल्यू किसके बराबर होती है। ठीक है, जैसे ये हमें पता है कि कंप्यूटर में जो कंप्यूटर है वो कौन सी लैंग्वेज समझता है, मशीन लैंग्वेज, या फिर आपके मशीन लैंग्वेज या फिर 0-1 की लैंग्वेज को वो अंडरस्टैंड करता है। ठीक है, 0 and 1। ठीक है, अब ये 0 हमने पढ़ा हुआ है, मैं आपको पढ़ा भी रहा था कन्वर्जन में भी मैंने आपको पढ़ाया 3 बिट कोडिंग, 4 बिट कोडिंग। उसी तरह ये एक जो 0 है ये है 1 बिट। ठीक है, उसी तरह ये जो 1 है ये भी सिंगल बिट है। ठीक है, बिट कहें, ये एक डेटा है, इसको भी एक डेटा कहें, उसकी क्या है स्टोरेज कैपेसिटी, मतलब स्टोरेज की फॉर्म में 1 बिट कहेंगे आप उसको। ठीक है, उसी तरह अगर हम यहां से स्टार्ट करते हैं कि 4 बिट इज इक्वल टू 1 निब्बल। 4 बिट किसके बराबर इक्वल होता है, 1 निब्बल के। ये भी मे भी आपको ये क्वेश्चन आ सकता है एमसीक्यूज के पैटर्न में कि ये 4 बिट किसके इक्वल होता है, 1 निब्बल के इक्वल होता है। 2 निब्बल किसके इक्वल होता है, 2 निब्बल मतलब 8 बिट। 2 निब्बल इक्वल होता है 1 बाइट के इक्वल। ठीक है, और 2 बाइट किसके इक्वल होता है, 1 वर्ड के इक्वल होता है। ठीक है, उसके बाद 1024 बाइट्स किसके इक्वल होते हैं, 1 किलो बाइट। 1024 बाइट्स किसके इक्वल होते हैं, 1 किलो बाइट के। फिर 1024 किलो बाइट किसके इक्वल होता है, 1 मेगाबाइट के इक्वल होता है। 1024 मेगाबाइट किसके इक्वल होता है, 1 गीगाबाइट के इक्वल होता है। ये आपको पता है स्टोरेज की कैपेसिटी, आप अगर मोबाइल लेते हैं, लैपटॉप खरीदते हैं, वहां पे आप स्टोरेज कैपेसिटी देखें, जो हार्ड डिस्क होती है 1 टेराबाइट की होती है, 1 टीबी बोलते हैं जिसको, वो भी अभी मैं आपको बताता हूं। 1 टेराबाइट 256 जीबी का कार्ड होता है स्टोरेज कैपेसिटी। ये स्टोरेज कैपेसिटी होती है कि कितना आप उसमें डेटा अपने कंप्यूटर या किसी भी सिस्टम में कितना डेटा आप स्टोर कर सकते हैं, उसकी स्टोरेज कैपेसिटी है ये। ठीक है, 1024 मेगाबाइट किसके इक्वल होता है, 1 गीगाबाइट के। 1024 गीगाबाइट किसके इक्वल होता है, 1 टेराबाइट के, टीबी जिसको बोलते हैं 1 टेराबाइट। 1024 टेराबाइट किसके इक्वल होता है, 1 पेटाबाइट के इक्वल। पेटाबाइट PETA पेटाबाइट के इक्वल होता है। उसी तरह सेम पेटाबाइट किस लिए, 1024 पेटाबाइट किसके इक्वल होता है, 1 एक्साबाइट के। एक्साबाइट के बाद आ गया जेटाबाइट, फिर योटाबाइट। ठीक है, ये सारी स्टोरेज की आप इतना भी कर लेंगे सफिशिएंट आपके लिए। ठीक है, ये आप यहां पे देखिए। अब ये पढ़ने के बाद अब आप ये क्वेश्चन, पहले क्वेश्चन का आप आंसर कर सकते हैं। ठीक है, 1 मेगाबाइट इज इक्वल टू 1024 बाइट। अभी हमने पढ़ा कि 1 मेगाबाइट MB इज इक्वल टू कितना होता है, 1024 किलोबाइट। तो ये आंसर क्या आ गया, ऑप्शन नंबर बी, 1024 किलोबाइट। ठीक है, इसका आंसर आ गया ये। अब सेकंड क्वेश्चन, विच कंपोनेंट ऑफ कंप्यूटर इज आल्सो कंसीडर्ड एज इट हार्ट।
मैंने आपको पढ़ाया था ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर किसको बोला जाता है, सीपीयू को। उसी तरह यहां पे क्वेश्चन है कि कंप्यूटर के हार्ट किसको बोलते हैं, कंप्यूटर का जो दिल है उसको किसको बोलेंगे, ठीक है। अब एएलयू आपको पता है, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, ये भी सीपीयू का पार्ट है, और कंट्रोल यूनिट ये भी सीपीयू का पार्ट है, ठीक है। अब थर्ड आ गया माइक्रो प्रोसेसर, और ये आ गया फोर्थ मॉनिटर। मॉनिटर तो आप इसको डायरेक्टली ही एलिमिनेट कर सकते हैं, ये दोनों भी नहीं। माइक्रो प्रोसेसर जो है इसको आप, क्योंकि प्रोसेसर आपका, आप फोन लेते हैं, जैसे एप्पल की बात आ गई, एप्पल, सैमसंग या फिर अदर कंपनीज, वीवो हो गया, रेडमी हो गया, कोई भी कंपनी अगर आप कहें, प्रोसेसिंग स्पीड हम सबसे ज्यादा देखते हैं। हम देखते हैं कि भाई वो लैपटॉप यूज कर रहे हैं तो उसकी प्रोसेसिंग स्पीड कितनी फास्ट है, मतलब प्रोसेसिंग स्पीड भी उसकी बहुत ज्यादा मायने रखती है। वो डिपेंड करती है माइक्रो प्रोसेसर पे, उसके माइक्रो प्रोसेसर कौन सा लगा हुआ है, ठीक है। इसलिए ये भी एक मेन पार्ट है, इसलिए इसको क्या बोला जाता है, हार्ट ऑफ द कंप्यूटर, ठीक है। ये भी आपका हो गया। अब थर्ड क्वेश्चन, कंप्यूटर रेजोल्यूशन मेजर्स। अब देखिए, आप कोई भी डिस्प्ले कहें, आप अपना मोबाइल लेते हैं या फिर उसमें कोई वीडियो देखते हैं या इमेज देखते हैं, सबसे पहले आप उसका क्या देखते हैं, उसकी क्वालिटी देखते हैं, ठीक है। जितना, जैसे आप एप्पल में अगर कोई पिक क्लियर करते हैं तो उसको जितना मर्जी जूम कर लें, उसकी क्लैरिटी, उसकी रेजोल्यूशन जो होती है बिल्कुल परफेक्ट होती है, बिल्कुल क्लियर होता है वो। लेकिन इसी तरह आप किसी और मोबाइल में अगर थोड़ा चीप मोबाइल में करेंगे तो उसकी रेजोल्यूशन उतनी हाई नहीं होती है। तो यही कह रहे हैं कि कंप्यूटर की रेजोल्यूशन अगर आपने देखनी है, जो आपका दो ही तरीके से आप देख सकते हैं, या फिर प्रिंटर के थ्रू देखेंगे या फिर डिस्प्ले, उसका मॉनिटर क्या डिस्प्ले कर रहा है, वहीं पे रेजोल्यूशन। तो वो किस चीज से आपको पता लगेगा कि कंप्यूटर की रेजोल्यूशन कितनी हाई है और कितनी लो है, वो कैसे पता लगेगा। फर्स्ट, क्या आप साइज ऑफ स्क्रीन देख के पता लगेगा, नंबर ऑफ पिक्सल्स देख के पता लगेगा, शेप ऑफ स्क्रीन और नंबर ऑफ कलर्स इट सपोर्ट। लेकिन देखिए यहां पे अगर आपको थोड़ा याद हो, जब आप फोटो किसी को सेंड करते हैं या व्हाट्सएप में करते हैं, आपको पता है व्हाट्सएप में जब सेंड करते हैं उसके पिक्सल टूट जाते हैं। पिक्सल टूटने का मतलब यह आ गया कि आप उसको अगर जूम करेंगे तो उसके पिक्सल क्या हो जाएंगे, टूट, मतलब ज्यादा नंबर में आपको पिक्सल दिखेंगे उसके, ठीक है। मतलब अगर छोटे से भी, अगर किसी भी थोड़ा से भी स्पेस में, मेन मतलब यहां पे डिपेंड करेगा, जैसे मैं ये लगा लूं, ये एक स्पेस है पिक्सल में, अगर इस इमेज में जितने करीब में इसके पिक्सल होंगे उतनी ही ज्यादा उसकी क्लैरिटी होगी पिक की। जितने ज्यादा उसके दूर में होगा, डिफरेंस होगा इनके बीच में साइज में, डॉट्स के साइज में, तो क्या हो जाएगा, उसकी क्लैरिटी उतनी कम होगी, ठीक है। नंबर ऑफ पिक्सल पे क्या डिपेंड करता है, इसलिए रेजोल्यूशन डिपेंड करता है। जितने ज्यादा उसके नंबर ऑफ पिक्सल होंगे उतना ज्यादा रेजोल्यूशन क्या होगा, उतनी ज्यादा वो क्लैरिटी देगा। जैसे मैंने अभी आपको बताया कि अगर आपके कंप्यूटर का रेजोल्यूशन देखना है कैसे, एक आपका डिस्प्ले और दूसरा प्रिंटर। जैसे प्रिंटर से आप कोई पीडीएफ फॉर्म में निकालते हैं, कुछ भी निकालते हैं, आप अपने नोट्स निकालते हैं या फिर कोई फोटो निकालेंगे, पासपोर्ट साइज फोटो निकालेंगे या कुछ भी आधार कार्ड की कोई भी कॉपी निकालेंगे, ठीक है। उसको मेजर, अगर प्रिंटर का आपने रेजोल्यूशन मेजर करना है, ये भी क्वेश्चन में भी आ सकता है आपको, अगर प्रिंटर का रेजोल्यूशन आपको मेजर करना है तो वो कैसे होगा, डीपीआई से होता है। डीपीआई क्या हो गया, डॉट्स पर इंच, मतलब एक इंच में कितने डॉट्स, जितने इंच में जितने ज्यादा डॉट्स होंगे उतना उस पेज का, उतनी उस कॉपी का, उतना उस प्रिंट आउट की क्लैरिटी होगी ज्यादा, ठीक है। ये भी याद रखिएगा कि अगर आपको आ गया कि क्वेश्चन आता है कि प्रिंटर का रेजोल्यूशन कैसे मेजर है, तो उसका आएगा डीपीआई, डॉट्स पर इंच के हिसाब से, ठीक है। अब फोर्थ क्वेश्चन है, वेयर आर सेव्ड फाइल्स, इसका आंसर, वेलकम एवरीवन गाइस, जेकेपीएसआई की 800 पोस्ट रिकमेंड हो चुकी हैं और एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया भी आ चुका है। अगर आप इस पोस्ट के लिए तैयारी करना चाहते हैं तो बिना वक्त गवाए इमीडिएटली प्रिपरेशन शुरू करें, और इस प्रिपरेशन में विंग से उड़ान आपके साथ है। गाइस, वी आर लॉन्चिंग ऑनलाइन कम ऑफलाइन एसआई कोर्स। मतलब ये कि आप इमीडिएटली अपनी ऑनलाइन प्रिपरेशन स्टार्ट कर सकते हैं, और जैसे ही गवर्नमेंट के द्वारा लगाई हुई रिस्ट्रिक्शंस को लिफ्ट अप किया जाता है, आप ऑफलाइन कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं। वो अमाउंट जो आप ऑनलाइन पे करेंगे वो ऑफलाइन में से डिडक्ट हो जाएगा। और जो लोग ऑफलाइन ज्वाइन नहीं भी कर सकते, जो फार फ्लंग एरियाज से हैं, उन लोगों को बता दूं कि हम आपको प्रॉपर मेंटर करते रहेंगे, प्रॉपर गाइड करते रहेंगे, ताकि आप भी वही फायदा उठा सकें जो ऑफलाइन कोर्स में उठाया जा सकता है। दोस्तों, विंग से उड़ान से पहले आई वॉज द फाउंडर ऑफ RS Academy, जिसपे मोर देन 50 स्टूडेंट्स की फाइनल सिलेक्शन होती है जेकेपीएसआई। तो दोस्तों, इसी एक्सपीरियंस को यूटिलाइज करते हुए
वी विल ट्राई कि हम ज़्यादा से ज़्यादा सिलेक्शन विंग्स एक उड़ान के प्लेटफॉर्म से JKPSI को दें। तो दोस्तों, बेटर क्वालिटी कंटेंट, स्टडी मटेरियल, टेस्ट सीरीज के लिए डाउनलोड करें विंग्स एक उड़ान ऐप। उस ऐप में स्टोर सेक्शन में जाके आपको हमारा कोर्स का एक्सेस मिल जाएगा। और अकाउंट्स के न्यूली एडेड टॉपिक्स के लिए आपको डाउनलोड करना है विंग्स एक उड़ान की ऐप। उसके स्टोर में जाइए, वहां पर आपको उसका एक्सेस मिल जाएगा। थैंक यू दोस्तों, थैंक यू वेरी मच। ये है इसका आंसर, नंबर ऑफ पिक्सल्स। ठीक है, वेयर आर सेव्ड फाइल्स स्टोर्ड इन कंप्यूटर। जो भी आप फाइल, कोई भी आप डेटा जो है कंप्यूटर में या अपने मोबाइल में सेव करते हैं तो वो कहां पे सेव होता है? रैम, आपको पता है रैम में नहीं सेव होता। कंप्यूटर में कोई भी चीज आप करते हैं, काम करते हैं, डिस्प्ले करते हैं, वो सब कहां पे डिस्प्ले होता है? वो सब रैम के ऊपर काम होता है। ठीक है, कोई भी काम करना, वीडियो देखना, इमेज खोलना, पढ़ना, प्रेजेंटेशन करना, कुछ भी करना। ठीक है, कैशे मेमोरी हमने ये भी पढ़ा है कि ये फास्टेस्ट मेमोरी होती है और ये सप्लीमेंट्री ऑफ रैम भी बोला जाता है। इसको क्यों बोला जाता है वो मैंने वीडियो में भी बताया था आपको। ठीक है, उसके बाद हार्ड डिस्क है। ये हार्ड डिस्क होता है जहां पे हम क्या करते हैं, अपनी जो भी फाइल्स को सेव करना होता है वो कहां पे जाके सेव होती है? हार्ड डिस्क में सेव होती है। ठीक है, Who designed the first electronic computer ENIAC? देखिए, कंप्यूटर हमने हिस्ट्री में पढ़ा था, 3 तरह के कंप्यूटर्स थे, एक मैकेनिकल, सेकंड वन इलेक्ट्रोमैकेनिकल और थर्ड हमने पढ़ा था इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर। अब उसी में ये पूछ रहे हैं मैकेनिकल, कहीं कुछ स्टूडेंट्स होंगे ये मे बी ये भी देखे, अगर वो जल्दबाजी में या फिर प्रेशर में कहीं एग्जाम का, तो फर्स्ट देखेंगे, फर्स्ट कंप्यूटर आएगा, उनको ऐसा लगेगा तो वो किसको? अबेकस को। ठीक है, उस हिसाब से मत कीजिएगा, इसको देखिएगा, ध्यान से पढ़ना अपने। फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक, मतलब इलेक्ट्रॉनिक जनरेशन में पहला कंप्यूटर कौन सा था? वो था ENIAC था। उसको डिजाइन किसने किया था? वॉन न्यूमैन। हमें पता है ये आर्किटेक्चर हैं जिन्होंने आर्किटेक्ट सबसे पहले कंप्यूटर का जो डिजाइन दिया था इन्होंने दिया था। जोसेफ एम जैकवार्ड भी हमने पढ़ा, इन्होंने कंप्यूटर बनाया था, मैकेनिकल कंप्यूटर बनाया था, जैकवार्ड लूम्स। ठीक है, वो भी नहीं है। और एकर्ड एंड मैकले हैं जिन्होंने क्या किया था? फर्स्ट कंप्यूटर को, इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर को डिजाइन किया था। ठीक है, इसका आंसर आ गया सी। क्वेश्चन नंबर 6, हु डेवलप्ड इंटीग्रेटेड चिप्स? इंटीग्रेटेड या फिर आईसी कहें आपको। इंटीग्रेटेड चिप्स में क्या होता है? ट्रांजिस्टर, नंबर ऑफ ट्रांजिस्टर जब लगा देते हैं वो इंटीग्रेटेड चिप बन जाती है। ठीक है, अब ये जनरेशंस को अगर आप में याद होगा, फर्स्ट जनरेशन में वैक्यूम ट्यूब्स, सेकंड जनरेशन में ट्रांजिस्टर और थर्ड जनरेशन में हमने क्या पढ़ा था? आईसी यूज हुई थी। अब ये डेवलप किसने किया था? चार्ल्स बेबेज, हमें पता है फादर ऑफ कंप्यूटर है, और एनालिटिकल इंजन इन्होंने और डिफरेंस इंजन इन्होंने डेवलप किया था। बेल लेबोरेटरी का भी हमें पता है, बेल लेबोरेटरी की इन्होंने ट्रांजिस्टर्स को क्या किया था? डेवलप किया था। और वैक्यूम ट्यूब्स को किसने किया था? फ्लेमिंग ने, जॉन एम्ब्रोज फ्लेमिंग ने क्या किया था? वैक्यूम ट्यूब्स को डेवलप किया था। और बेल लेबोरेटरी ट्रांजिस्टर्स ने किया था JS किल्बी। ये है इसका आंसर। IBM तो ऑप्शन से डायरेक्ट एलिमिनेट होता है। आईसी किन्होंने इन्वेंट किया था? JS किल्बी ने, और साथ में नॉइसी भी है। अगर आपके क्वेश्चन में JS किल्बी एंड नॉइसी आता है तो आप कंफ्यूज मत होएं, उसको टिक लगाएं। ठीक है, वही आंसर करेक्ट होगा। अब नेक्स्ट, एक ही है, मतलब इक्वल है, किल्बी आए या किल्बी एंड नॉइसी आए, दोनों आप आंसर कर सकते हैं। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 7, इन लेटेस्ट जनरेशन कंप्यूटर्स द इंस्ट्रक्शंस आर एग्जीक्यूटेड। मैंने आपको यह भी पढ़ाया था पैरेलल प्रोसेसिंग और सीक्वेंशियल प्रोसेसिंग। पैरेलल प्रोसेसिंग इसलिए करते हैं, 2 प्रोसेसर लगाते हैं ताकि हमारा काम जल्दी हो जाए। सीक्वेंशियल में क्या होता है? एक प्रोसेसिंग पीछे कमांड इंस्ट्रक्शंस आ रही है कंप्यूटर को कि ABC या 1 2 3 कहें, पहली इंस्ट्रक्शन दूसरी इंस्ट्रक्शन, बट वो क्या करेगा? 1 बाय 1 सीक्वेंस में उनको प्रोसेस करेगा। लेकिन आजकल के कंप्यूटर्स में क्या होता है? ना ही ओनली पैरेलल भी नहीं, ओनली सीक्वेंशियल भी नहीं, इधर भी नहीं, बोथ, दोनों करते हैं। ये मैंने आपको पढ़ाया भी है, आप देख लीजिएगा, बोथ 1 और 2। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 8, फर्स्ट जनरल पर्पस कंप्यूटर। देखिए फिर यहां पे ध्यान से पढ़िएगा, फर्स्ट जनरल पर्पस इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर। इलेक्ट्रॉनिक को याद रखिएगा क्योंकि फर्स्ट जनरल पर्पस कंप्यूटर आपका एनालिटिकल इंजन भी है लेकिन वो मैकेनिकल में है, लेकिन यहां पे इलेक्ट्रॉनिक पूछा हुआ है इन्होंने। तो एनालिटिकल इंजन देखिए यहां पे ये भी दिया हुआ है, इसको एलिमिनेट कीजिएगा। एटसेक आपको पता है ये पहला कंप्यूटर था जिसमें परमानेंट स्टोरेज, ये मैंने कीवर्ड भी बताया था आपको, एस। ठीक है, एस से स्टोरेज आता है,
तो ये पहला कंप्यूटर था जिसमें प्रोग्रामिंग क्या थी, जिसमें परमानेंट क्या हुआ था, डेटा स्टोर करने की कैपेसिटी आई थी। ठीक है, उसके बाद यूनिवर्सल, अगर आपको याद हो मैंने ये बोला था यूनिवर्सली ये कंप्यूटर जो हुआ था बहुत ज्यादा यूज किया गया था, बहुत ज्यादा इसने काम किया था, इसीलिए फर्स्ट जनरल पर्पस इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर कौन है, यूनिवैक है। और टैबुलेटिंग मशीन भी आपको पता है ये कौन सा, इलेक्ट्रोमैकेनिकल कंप्यूटर है ये। ठीक है, ये भी नहीं है। अब नेक्स्ट आ गया, इफ अ कंप्यूटर हैज मोर देन वन प्रोसेसर देन इट इज नोन एज यूनिप्रोसेसर। बिल्कुल भी नहीं, मोर देन वन है तो यूनि तो आ ही नहीं सकता, मल्टी प्रोग्रामिंग भी नहीं। मल्टी प्रोसेसर जो है इसका आंसर है, मल्टी मतलब एक से ज्यादा प्रोसेसर जब लगाते हैं तो उसको क्या बोलेंगे, जिन कंप्यूटर में एक से ज्यादा प्रोसेसर होते हैं उनको मल्टी प्रोसेसर बोलते हैं। अब देखिए यहां पे दो चीजें हैं, मल्टी प्रोग्रामिंग और मल्टी थ्रेडेड। मैं इसका थोड़ा सा मैं आपको हिंट दे देता हूं। मल्टी प्रोग्रामिंग में क्या होता है कि देखिए प्रोसेस करने वाला काम तो सारा सीपीयू का होता है। ठीक है, वो क्या करता है, आपके दो इंस्ट्रक्शंस या फिर आप उसको दो कोई भी काम कर रहे हैं, एग्जीक्यूशन कर रहे हैं, कुछ भी काम कर रहे हैं, तो क्या करेगा, सीपीयू अपने ही तरह का एक क्लोन बना देता है दूसरा काम हैंडल करने के लिए। जैसे मेरे पास कोई प्रोग्रामिंग है, मैं काम कर रहा हूं, ठीक है, एक पे, अब मेरे पास दूसरे को प्रोसेस करना या एग्जीक्यूट करने का टाइम नहीं है, तो मैं क्या करूंगा, मैं अपने जैसा एक सीपीयू, सपोज करें सीपीयू अपने जैसा एक क्लोन या फिर डुप्लीकेट बनाता है। क्लोन मतलब डुप्लीकेट, एक अपने ही जैसा जो उस दूसरी इंस्ट्रक्शन को हैंडल करता है, उसी को बोलते हैं मल्टी प्रोग्रामिंग। ठीक है, जैसे मुझे कोई काम दिया, एक स्टूडेंट आया मेरे पास, कुछ उसका मैं काम कर रहा हूं, दूसरा भी आ गया, तीसरा, एक क्यू लग गई। ठीक है, सारे आगे, सारों को मुझसे ही काम है, अब मुझे काम करना है, मुझे जल्दी कैसे करना है। जैसे मैंने क्या किया, मैं तो खुद काम कर ही रहा हूं, मैंने अपना एक और डुप्लीकेट यहां पे बना दिया जो दूसरे स्टूडेंट का काम कर रहा है, फिर मैंने एक और बना दिया जो तीसरे स्टूडेंट का काम कर रहा है, तो इससे क्या हो जाएगा, काम भी जल्दी हो जाएगा। ठीक है, इसलिए मल्टी प्रोग्रामिंग इसको बोलते हैं। लेकिन मल्टी थ्रेडेड में क्या होता है, मल्टी थ्रेडेड में आप एक अपना सीपीयू अपना डुप्लीकेट नहीं बनाता, वो क्या करता है, जैसे ये दो मेरी बाजू आ गई, मैं इससे काम कर रहा हूं, मैंने अपनी बाजू और बना दी, मैंने पूरी बजाय मैंने अपनी पूरी बॉडी के मैंने क्या किया, अपनी आर्म्स को एक्सटेंड कर दिया। एक्सटेंड मतलब एक और आर्म बना दी, एक और बना दी, जो क्या काम कर रही है, हैंडल कर रही है। ठीक है, इन शॉर्ट बस आप इतना समझे, ये डिफरेंस होता है थोड़ा सा, इनका मतलब ये होता है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, इन विच ऑफ द फॉलोइंग फॉर्म डेटा इज स्टोर्ड इन कंप्यूटर। ये तो हमें पता है, मैं पहले दिन से बोल रहा हूं कि कंप्यूटर को जो है किस लैंग्वेज को समझता है, बाइनरी लैंग्वेज, बाइनरी मशीन लैंग्वेज 0-1 की फॉर्म को। ठीक है, अब नेक्स्ट आ गया, विच अमंग फॉलोइंग इज ऑड। ऑड हो गया मतलब बाकी तीन ऑप्शन सिमिलर हैं, एक ही कैटेगरी के हैं, और फोर्थ वन जो ऑड है, जो उनसे अलग है, आप उसको एलिमिनेट मत करें, मतलब वही आंसर है। ठीक है, ऑड वन को क्या करें, कौन सा ऑड वन है उसको वही आंसर होगा आपका। ठीक है, जैसे पहला आ गया सीडी, ये हमें पता है, सीडी डिस्क जो मैग्नेटिक डिस्क होती थी, डीवीडी भी डिस्क होती थी, मैग्नेटिक डिस्क आपको पता होगा, ये स्टोरेज के लिए काम आती है। एसडी डिस्क जो होती है ये भी स्टोरेज के लिए काम आती है, फ्लॉपी डिस्क भी स्टोरेज के लिए काम आती है। बट बायोस किसके काम आता है, बायोस काम आता है लोडिंग करता है ऑपरेटिंग सिस्टम को। ठीक है, याद आया, रोम से वो क्या करेगा, लोडिंग सिस्टम करेगा, ऑपरेटिंग सिस्टम को लोड करेगा रैम पे। ठीक है, वो किसका काम करता है, बायोस। तो ऑड वन कौन है, क्योंकि ये तीनों के तीनों स्टोर करते हैं, लेकिन बायोस क्या काम करता है, ये अलग काम करता है, ये लोड करता है, इसलिए इसका आंसर आएगा बायोस। वेरिफिकेशन इज प्रोसेस ऑफ, देखिए वेरिफिकेशन नॉर्मली आजकल तो सब आप अपनी मेल डालते हैं। ठीक है, अगर आपने अपनी साइन इन किया हुआ है अपने मोबाइल पे, आप किसी लैपटॉप में, दूसरे किसी लैपटॉप में अगर आप क्या कर रहे हैं, साइन इन कर रहे हैं, अपनी मेल कर रहे हैं, जीमेल डाल रहे हैं, या फिर कोई भी अकाउंट ओपन कर रहे हैं, तो वो क्या करता है, वेरिफिकेशन कंफर्मेशन चाहता है किससे, आपसे, जहां पे आपने सबसे पहले किया हो, क्या जो वो आप इनपुट दे रहे हैं या फिर मतलब वो लॉग इन कर रहे हैं, क्या वो आप ही हैं, मतलब वो वेरिफिकेशन मांगता है। ठीक है, ये देखा हो, तो वेरिफिकेशन क्या है, ये प्रोसेस का एक्सेस करना नहीं, लॉग आउट नहीं, लॉग इन नहीं, ऑथेंटिकेशन मतलब अप्रूव करना, हाँ भाई जो मैं दूसरे सिस्टम में मैंने लॉग इन किया या फिर मैं अपना जीमेल डाल रहा हूं, ओपन कर रहा हूं, वो भी कौन हूं, मैं हूं। तो वेरिफिकेशन का मतलब क्या आ जाएगा, ऑथेंटिकेशन। ठीक है, ऑथेंटिकेट करना। ठीक है, अब नेक्स्ट आ गया, वेयर आर सेव फाइल स्टोर्ड इन कंप्यूटर। ये रिपीट हो गया क्वेश्चन, अभी जस्ट हमने पढ़ा, हार्ड डिस्क में क्या करते हैं हम अपनी
फाइल्स को स्टोर करते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14, हु वाज द फादर ऑफ इंटरनेट? चार्ल्स बेबेज हमें पता है फादर ऑफ कंप्यूटर है। एलन ट्यूरिंग भी हमें पता है फादर ऑफ मॉडर्न कंप्यूटर है। और मार्टिन कूपर, और ये दो ऑप्शन है। विंडसर्फ जो है ये है फादर ऑफ इंटरनेट। विंडसर्फ कौन है? फादर ऑफ इंटरनेट। तो मार्टिन कूपर कौन है? मार्टिन कूपर ने इन्वेंट किया था सेल्यूलर फोन। इन्होंने सेल्यूलर फोन को इन्वेंट किया था, ठीक है, मार्टिन कूपर, ठीक है, ये भी याद रखिएगा। और साथ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15, सेकंड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर कंसिस्ट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग? फर्स्ट जनरेशन मैंने अभी आपको बताया वैक्यूम ट्यूब्स। वैक्यूम ट्यूब्स क्या थी? हार्डवेयर पार्ट था, या स्विचिंग डिवाइसेस कहेंगे आपको। और सेकंड में कौन सा था? सेकंड में था ट्रांजिस्टर, थर्ड में आईसी, फिर वीएलएसआई, फिर यूएलएसआई, ये सारे। फर्स्ट में था वैक्यूम ट्यूब्स, ये भी नहीं है क्योंकि इन्होंने सेकंड जनरेशन का पूछा। डायोड्स तो हमने पढ़ा ही नहीं। वीएलएसआई कौन सा है? ये फोर्थ जनरेशन का है। सेकंड जनरेशन का है ट्रांजिस्टर, ठीक है, ट्रांजिस्टर आ गया। क्वेश्चन नंबर 16, विच लेवल लैंग्वेज इज असेंबली लैंग्वेज? देखिए लैंग्वेज मैंने आपको पढ़ाया भी था, मैं थोड़ा यहां पे बता देता हूं आपको। लो लेवल लैंग्वेज होती है, ये दो टाइप की होती है। एक मशीन लैंग्वेज। Hello everyone and welcome to Wings Quran. There is an important announcement for all the PSC Assistant Registrar aspirants. विंग्स आपके लिए लेके आया है मेंटरिंग कम कोचिंग कोर्स। यानी जो भी बच्चा हमारा कोर्स सब्सक्राइब करेगा उसको एक मेंटर के थ्रू गाइड किया जाएगा। गाइस, मेंटरिंग का मतलब कि आपको एक पर्टिकुलर फैकल्टी मेंबर प्रॉपर्ली गाइड करता रहेगा थ्रू आउट द प्रिपरेशन। उसके साथ साथ वीडियो कोर्स, स्टडी मटेरियल, एमसीक्यू सेशंस, ऑल विल बी इंक्लूडेड इन दिस कोर्स। गाइस, फैकल्टी मेंबर्स सारे वही होंगे जो पीएससी और यूपीएससी के एग्जाम्स को ऑलरेडी फेस कर चुके हैं, जिन्होंने मेंस लिख रखा है, जो इंटरव्यू स्टेज तक पहुंच चुके हैं। सो ऑल दोस पीपल हु आर गाइडिंग यू हैव ऑलरेडी बीन थ्रू दिस एग्जाम। ये कोर्स विंग्स लेकर आ रहा है नॉर्थ इंडिया की सबसे बड़ी ऐप पे, धुरीना ऐप। और सेकंड वन असेंबली लैंग्वेज। ये आपने पढ़ा है। मशीन लैंग्वेज कौन सी लैंग्वेज होती है? जो कंप्यूटर समझता है जिस लैंग्वेज को, उसको क्या बोलेंगे? मशीन लैंग्वेज, जो 0-1 की फॉर्म में होती है, और ये बहुत डिफिकल्ट होती है अंडरस्टैंड करने में। असेंबली लैंग्वेज इसलिए बनाई थी क्योंकि ये थोड़ी सी आसान होती है, क्योंकि इसमें इंग्लिश के अल्फाबेट्स कुछ यूज किए जाते हैं, जैसे स्टॉप, होल्ड, ये यूज किया जाता है, जिससे प्रोग्राम जो हो जाता है वो इजी हो जाता है, ठीक है। तो अब यहाँ पे असेंबली लैंग्वेज कौन सी लैंग्वेज आती है? लो लेवल लैंग्वेज आती है। तो लो लेवल कहां पे है? ये है लो लेवल लैंग्वेज। तो इसका आंसर आ जाएगा सी। हाई लेवल लैंग्वेज ये अलग है, जिसमें सी, C+ आएगा, जावा आ जाएगा, उसके बाद कोबोल आ जाएगा, ये सारे आ जाएंगे, ठीक है। मीडियम लैंग्वेज भी नहीं, ये मशीन लैंग्वेज आपको पता है। लो लेवल लैंग्वेज कौन सी आएगी? असेंबली लैंग्वेज, ठीक है, ये आपको पता। अब नेक्स्ट आ गया क्वेश्चन नंबर 17, वेयर बायोस इज स्टोर्ड। ये भी मैंने आपको बताया था, बायोस रोम में सेव होता है, हार्ड डिस्क भी नहीं, रैम भी नहीं, एनी ऑफ द अबव नहीं, या फिर फ्लैश मेमोरी, इन दोनों में से किसी में भी ये क्या होता है? सेव होता है, ठीक है। इसका आंसर आ गया बी, फ्लैश मेमोरी। क्वेश्चन नंबर 18, व्हाट इज यूज्ड टू मेक कंप्यूटर चिप्स। कंप्यूटर जो चिप्स जो बनती हैं वो किस मटेरियल से बनती हैं? कॉपर से, सिलिकॉन से, स्टील से, आयरन से। देखिए स्टील और आयरन तो सामने ही लग रहा है कि सीधा डायरेक्टली एलिमिनेट हो रहे हैं, क्योंकि ये बिल्कुल अनकॉमन लग रहे हैं, बिल्कुल ठीक है। उसके बाद अब दो ऑप्शन रह गए, तो दो ऑप्शन में देखिए ये सिलिकॉन आंसर है, क्योंकि आप तकरीबन पढ़ते होंगे, क्योंकि सिलिकॉन का बिहेवियर होता है, उसके दो तरीके के बिहेवियर होते हैं। एक सेमीकंडक्टर, कुछ कंडीशन में वो करंट को कंडक्ट करता है, और कुछ कंडीशन में वो क्या करता है? वो इंसुलेटर की तरह बिहेव करता है, उस वजह से। और साथ में ये हीट भी बहुत कम रिलीज करता है, ठीक है। इसलिए सिलिकॉन को क्या किया जाता है? यूज किया जाता है। नहीं तो अगर कोई और मटेरियल हम यूज करेंगे तो वो जितने ज्यादा आप काम करेंगे उतना ज्यादा गर्म हो जाएगा। सिर्फ प्रॉब्लम, जितनी ज्यादा हीट इवॉल्व होगी, उसको हमने कंप्यूटर को प्रोसेसिंग, उसकी स्पीड स्लो हो जाती है, उसको
मेंटेन करने के लिए आपको फैन चाहिए, एसी, जो पहले जनरेशन में यूज किए जाते थे, ठीक है। इसलिए आजकल कौन सा मटेरियल यूज करते हैं, सिलिकॉन यूज करते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 19, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ SMPS। अब देखिए SMPS क्या होता है, वैसे ABCD इसमें से जो आंसर है इसका आंसर ए है, ठीक है। स्विच मोड पावर सप्लाई, मैं थोड़ा बता देता हूं इसके बारे में, SMPS क्या होता है। देखिए पहले आप अगर वीडियो देख कर रहे हैं तो पहले पॉज किया कीजिए, खुद अपना आंसर करें, उसके बाद आंसर देखें, ठीक है। उससे आपका भी रिवाइज हो जाएगा कि कितना आपको आता है, खुद एक किस्म ये आपके अपने लेवल पे टेस्ट हो जाएगा ये, ठीक है। अब देखिए SMPS क्या होता है, आजकल सब कुछ जो होता है हम कंट्रोल से, आप ट्रैफिक सिस्टम देख लें या फिर फैक्ट्रीज में देख रहे हैं, इंडस्ट्रीज में देख रहे हैं, सब कुछ कंट्रोल किसके थ्रू किया जाता है, कंप्यूटर के थ्रू किया जाता है। लेकिन अलग अलग डिवाइसेस को अलग अलग वोल्टेज चाहिए होते हैं। जैसे चार्जर, आपका मोबाइल चार्जर, उसकी वोल्टेज अलग है, ठीक है। एसी की वोल्टेज अलग होती है, वो अलग वोल्टेज कंज्यूम करता है। तो इसी तरह सबकी वोल्टेज अलग अलग होती है। तो कंप्यूटर क्या करता है, ये एक डिवाइस है, ये क्या करती है, एक डिवाइस होती है, इसमें अलग अलग वोल्टेज प्रोवाइड करती है ये अलग अलग डिवाइस को, ठीक है, जिसको हम कंट्रोल कर सकते हैं थ्रू कंप्यूटर। स्विच मोड पावर सप्लाई, ठीक है, इसकी फुल फॉर्म ये आ जाएगी। व्हाट इज फुल फॉर्म ऑफ XCF। देखिए कोई भी आपका इमेज फॉर्मेट आपको पता है, वीडियो आपकी MP3, MP3 में सॉन्ग्स होते हैं, MP4 आ गया, फॉर्मेट अलग अलग, हर चीज का फॉर्म, फोटो आपका JPG फॉर्म में होता है, ठीक है। उसके बाद अलग अलग फॉर्म में, उसी तरह ये भी एक फॉर्म है, ये फॉर्मेट होता है, कौन सा, इसका आंसर है एक्सचेंजेबल इमेज फाइन फॉर्मेट। फाइन ये आपको खुद लग रहा है ये नहीं हो सकता, एक्सचेंजेबल इमेज फाइल फॉर्मेट ये आपको कंप्यूटर टर्म्स में एक जेन्युइन लग रहा है, तो इसलिए इसका आंसर, वैसे आप याद रखें, ये मैं ये नहीं बोल रहा कि आप उधर जाके ऐसे ही चेक करें, हाँ ये सही लग रहा है, देखने में अंदाजा बिल्कुल ठीक लग रहा है, ये मत करें, आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। एक्सचेंजेबल इमेज फाइल फॉर्मेट इसकी फुल फॉर्म होती है, ठीक है। नेक्स्ट, इन बैंकिंग, रेलवेज एटसेट्रा विच कंप्यूटर्स आर यूज्ड। ये भी हमने एप्लीकेशन क्लासिफिकेशन में हमने पढ़ा था। मिनी कंप्यूटर, माइक्रो, मेन फ्रेम, सुपर कंप्यूटर सबसे पहले आप एलिमिनेट करें, ठीक है। माइक्रो कंप्यूटर को भी एलिमिनेट करें, क्योंकि माइक्रो कंप्यूटर में किस कैटेगरी में आता है, वो आते हैं, माइक्रो कंप्यूटर की कैटेगरी में आते हैं लैपटॉप, मोबाइल, ये नोटपैड, ये सारे किसमें आते हैं, माइक्रो कंप्यूटर, ये भी एलिमिनेट करें, दो रह गए। अब मिनी कंप्यूटर आपको याद होगा, मैंने बोला था अगर आप प्राइवेट सेक्टर या फिर कोई भी छोटी सी स्मॉल सी ऑर्गेनाइजेशन या कोई कंपनी है, वहां पे ये मिनी कंप्यूटर्स यूज किए जाते हैं, जो क्या करता है, डम्बी टर्मिनल्स, आपको याद होगा डम्बी मैंने क्या बताया था आपको, डम टर्मिनल्स मैंने आपको बताया था कि ये क्या करता है, एक कंप्यूटर होता है जो सारे 4 to लेके 200 तक यूजर्स को हैंडल कर सकता है, कौन, मिनी कंप्यूटर में। तो वो क्या करता है, वो हैंडल करता है। इसका आंसर है मेन फ्रेम। मेन फ्रेम का काम क्या होता है, ये एक सर्वर लगा होगा, एक कंप्यूटर कहीं पे भी किसी भी पोजीशन में होगा, वो हर अपनी डिफरेंट ब्रांचेस को क्या करेगा, वहां से कंट्रोल करेगा। जैसे आप देखते हैं, आप आधार कार्ड के लिए जाते हैं, बैंक में जाते हैं, सर्वर कई बार डाउन होता है, ठीक है, वो पीछे से ही डाउन होता है, इसलिए क्योंकि उसकी अटैचमेंट क्या होती है, पीछे से कंट्रोल किया जाता है इसको, इसलिए, ठीक है। बैंकिंग, रेलवेज में कहां से, मेन फ्रेम कंप्यूटर को यूज किया जाता है, ठीक है। 22, विच टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर इज एन ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम आपको पता है परमानेंट प्रोग्राम्ड होता है, जो आपके मोबाइल में होता है, वो कौन सा सॉफ्टवेयर होता है। यूटिलिटी सॉफ्टवेयर, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर नहीं होता। यूटिलिटी सॉफ्टवेयर वो होते हैं जो सॉफ्टवेयर आपके फोन को मेंटेन करते हैं या फिर नॉर्मलाइज करते हैं। जैसे आपके फोन में वायरस आ जाता है, कुछ एंटीवायरस आप डाउनलोड करते हैं, वो यूटिलिटी सॉफ्टवेयर होता है, ठीक है। आप कूलेंट, सीपीयू कूलेंट, ऐसे कुछ भी सॉफ्टवेयर अलग अलग आते हैं, आप वो डाउनलोड, उन सॉफ्टवेयर को क्या बोलते हैं, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर, ठीक है। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर नहीं, एप्लीकेशन का सॉफ्टवेयर जो आप एप्लीकेशन कोई भी यूज करते हैं, ठीक है, वो भी नहीं है ये। सिस्टम सॉफ्टवेयर, क्योंकि मैंने अभी आपको बताया परमानेंट प्रोग्राम, इसको क्या बोलेंगे, सिस्टम सॉफ्टवेयर। और फर्मवेयर सॉफ्टवेयर कौन से होते हैं, ये जो प्री इंस्टॉल्ड होकर आते हैं, जिनको आप मोबाइल में, कुछ आपको पता है, जैसे कुछ ऐसी सॉफ्टवेयर होते हैं जिनको आप डिलीट नहीं कर सकते, उनको वो बोलते हैं फर्मवेयर सॉफ्टवेयर, ठीक है। ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा सॉफ्टवेयर है, सिस्टम सॉफ्टवेयर है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, एन इलेक्ट्रॉनिक पाथ दैट सेंड सिग्नल फ्रॉम वन पार्ट ऑफ एन। देखिए आप एक जगह से दूसरी जगह पे जाते हैं तो किसी पाथ से जाते हैं, वो क्या पाथ है, रोड से जाएंगे, गली से जाएंगे, बाई रिवर जाएंगे, बाई सी जाएंगे, बाई एयर जाएंगे, कोई ना कोई रास्ता है।
लेकिन आप कंप्यूटर अगर सीपीयू से, आप माउस से वो पहले आप उसको इनपुट दे रहे हैं, वो सीपीयू में जा रहा है, फिर एएलयू में जा रहा है, फिर सीयू में जा रहा है, वो किस पाथ से जा रहा है, उस पाथ को क्या बोलेंगे? ठीक है, लॉजिक गेट्स नहीं, ये गेट्स हम इलेक्ट्रॉनिक सर्किट्स बनाने के वक्त यूज करते हैं। मॉडेम भी नहीं, ये मॉड्यूलेशन के लिए काम आता है, डीमॉड्यूलेशन के लिए। सीरियल पोर्ट भी नहीं, ये पोर्ट्स होते हैं। बस जो है ये पाथ है जिसके थ्रू क्या करता है, डेटा एक जगह से दूसरी जगह मूव करता है। ठीक है, हाँ जी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया, क्वेश्चन नंबर 24। हु वाज द फाउंडर ऑफ ब्लूटूथ? ब्लूटूथ का फाउंडर कौन है? मार्टिन कूपर। अभी हमने पढ़ा मार्टिन कूपर है सेल्यूलर फोन के। एप्पल भी नहीं, स्टीव जॉब्स ने एप्पल का बनाया। तो एरिक्सन किसने बनाया था? एरिक्सन वालों ने बनाया था। क्या बनाया था? ब्लूटूथ का फाउंडर कौन था? एरिक्सन था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, फुल फॉर्म ऑफ GUI। ये पिछले प्रीवियस क्वेश्चंस में आया हुआ, पेपर में आया हुआ ये GUI। इसकी जो है ग्राफिकल यूजर इंस्ट्रूमेंट, ये सारे, ये इसका आंसर है। डायरेक्ट याद रखिएगा इसको, वैसे आपको याद रखना चाहिए। ठीक है, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। ठीक है, ये क्या काम करता है? जैसे कोई भी आपका ग्राफिक्स, आपको कंप्यूटर में कोई भी चीज ग्राफिकल नजर आती है, जैसे आपको गूगल क्रोम जो हो गया वो किस फॉर्म में, उसका एक लोगो होता है सामने दिखता है आपको, क्रॉस हो गया, मिनिमाइज हो गया, एरो हो गया, किसी भी ऐप का आपको ग्राफिक फॉर्म में नजर आती है, वही है ये GUI। ठीक है, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया 28। फर्स्ट सुपर कंप्यूटर ऑफ इंडिया कौन सा है? परम 8000। ये भी हमने पढ़ा हुआ है। परम 8000 क्या है? फर्स्ट सुपर कंप्यूटर ऑफ इंडिया। और ये आ गया लेटेस्ट सुपर कंप्यूटर ऑफ इंडिया। वो फर्स्ट सुपर कंप्यूटर ऑफ इंडिया था, और ये लेटेस्ट सुपर कंप्यूटर ऑफ इंडिया कौन सा है? परम सिद्धि AI। कौन सा है? परम सिद्धि AI। और ये सेकंड कौन सा है? फुगाकू। फुगाकू आपको याद होगा कि ये, आपको वैसे पता होना चाहिए कि फुगाकू जो है वर्ल्ड का फास्टेस्ट सुपर कंप्यूटर है। कौन सा है? फुगाकू। ठीक है, वैसे इसका आंसर कौन सा है? लेटेस्ट सुपर कंप्यूटर ऑफ इंडिया कौन सा है? परम सिद्धि AI। लेकिन वर्ल्ड का फास्टेस्ट सुपर कंप्यूटर कौन सा है? फुगाकू। वर्ल्ड का फर्स्ट सुपर कंप्यूटर कौन सा है? क्रेवन। समिट भी ये क्या है? सुपर कंप्यूटर है। अब लास्ट क्वेश्चन आ गया आपका कन्वर्जन। कन्वर्जन में आपको याद होगा, मैंने आपको बताया था, अगर कन्वर्जन आपने समझना है कि ये डेसिमल में है, ऑक्टल में है, हेक्साडेसिमल में फॉर्म है, वो कैसे पता लगेगा आपको? उसके बेस में क्या लिखा हो। ये 8 लिखा है तो मतलब ये ऑक्टल फॉर्म में, ये 16 लिखा है तो मतलब आपने हेक्साडेसिमल में इसको कन्वर्ट करना है। तो वो कैसे करना है ये भी आपको बताया था मैंने, जिसने भी वीडियो देखी होगी उसको पता होगा कि ऑक्टल आ गया, बाइनरी, डेसिमल और हेक्साडेसिमल। ठीक है, आप डायरेक्ट ऑक्टल को हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट नहीं कर सकते, आपने पहले ऑक्टल को बाइनरी में करना है, फिर बाइनरी से हेक्साडेसिमल में, या फिर ऑक्टल से डेसिमल में और डेसिमल से हेक्साडेसिमल में, ऐसे कन्वर्ट करना आपने। तो मैंने आपको बताया था कि ये वाला ज्यादा इजी है तो इसको इसी तरह यूज करके, क्योंकि बाइनरी का थोड़ा इजी होता है, क्लियर रहता है, इसलिए तो हम इसी को यूज करके अभी ये सॉल्व करेंगे। लेकिन मैं अलग सॉल्व करूंगा, आप वीडियो को पॉज करके खुद सॉल्व करें और आंसर को टैली करें, इससे आपका रिवाइज भी हो जाएगा, थोड़ा आपको समझ, क्योंकि ये थोड़ा टफ भी होता है। ठीक है, अब सबसे पहले क्या किया आपने, 2, 3 और 6 लिखा। अब इस ऑक्टल को आपने चेंज करना है बाइनरी फॉर्म में। वो कैसे करेंगे? आपको पता होगा कि ऑक्टल को जब हम बाइनरी फॉर्म में लिखते हैं तो हम इन 3 वर्ड्स का यूज करते हैं, सॉरी डिजिट्स का यूज करते हैं, उसके थ्रू लिखते हैं। जैसे अगर आपने 2 को बाइनरी में लिखना है तो कैसे करेंगे, 2 को ऑन करेंगे, बाकी दोनों को 0। ठीक है, ये 2 का आ गया। अब 3 को कैसे करेंगे, 2 + 1 3 होता है, तो दोनों को ऑन करेंगे, 4 को 0, 0 1 1। अब 6 को कैसे करेंगे, 4 + 2 6 होता है, दोनों को ऑन करेंगे, 1 को 0 कर देंगे, 1 1 0। ठीक है, ये आ गया आपका, आपने ऑक्टल से बाइनरी में क्या कर दिया, चेंज कर दिया। ठीक है, अब आपने क्या करना है, बाइनरी से हेक्साडेसिमल में करना है। वो कैसे करेंगे आप, वो करेंगे 8421 की मदद से। क्यों करेंगे, क्योंकि हेक्साडेसिमल 4 बिट कोडिंग सिस्टम है। अगर आपने हेक्साडेसिमल में किसी में बाइनरी फॉर्म में चेंज करना है तो आपको इन 4 वर्ड्स का यूज करना है, क्योंकि ये 4 बिट कोडिंग सिस्टम है। ठीक है,
अब ये कैसे करेंगे आप? उसको करने के लिए सबसे पहले आप इस बाइनरी को चार मतलब 4 को एक एक ग्रुप में डिवाइड करेंगे, ये क्योंकि 4 बिट को लेना आपने हेक्साडेसिमल में चेंज करने। 4 बिट 1 2 3 4, ये आगे 4 एक ग्रुप, फिर उसके बाद ये एक ग्रुप, उसके बाद इसमें आप 0 ऐड कर दें, कोई प्रॉब्लम नहीं, ये आ गया एक ग्रुप। ठीक है, अब क्या करेंगे, आपने देखना है कि ये जो 4 हैं इनको आपने हेक्साडेसिमल में लिखना है 1 1 1 0। अब देखना है ये कितना बन रहा है हेक्साडेसिमल में। इन 1 1 1 जो होते हैं उनको हम ऐड करते हैं, 8 + 4 12 + 2 14 और 1 0 है, तो ये क्या आ गया, ये 14 का बाइनरी फॉर्म में लिखा हुआ है, इसलिए 14। ठीक है, और 1 0 0 1 ये कैसे आएगा, 8 ऑन है और 1 ऑन है, 8 + 1 9, तो ये 9 आ गया। ठीक है, ये बाकी सारे 0 तो 0। ठीक है, ये आ गया 9। ठीक है, अब यहां पे कुछ स्टूडेंट्स क्या करेंगे, इसको डायरेक्ट ये आंसर, और ऑप्शन में ये आंसर होगा, एग्जामिनर ने रखा भी होगा 914 16, आप उसको टिक करके आ जाएंगे। बट आपको याद होना चाहिए कि हेक्साडेसिमल में 14 को किस फॉर्म में लिखते हैं, 14 आता है ई लिखते हैं उसको, ई। ठीक है, तो क्या आंसर आ जाएगा 9E। ये आपने कर दिया ऑक्टल को हेक्साडेसिमल में चेंज। ठीक है, हमने 30 क्वेश्चन से बट 2 रिपीट हो गए थे, तो 28 क्वेश्चन हमने किए हैं। इसमें आपका रिवाइज भी हुआ होगा, आपको भी खुद अपने लेवल पे समझ आया होगा कि आपने कितना रिटेन कर पाए हो आप इतना। ठीक है, इसलिए बार बार रिवाइज करें। और एमसीक्यूज में एक और वीडियो लाऊंगा, जितने भी एमसीक्यूज हो, 10 हो 15 हो 20 हो, जितने भी प्रीवियस ईयर के होंगे, ताकि आपको और ज्यादा रिवाइज हो जाए। ठीक है, थ्रू एमसीक्यू। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, टिल देन टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू सो मच।